आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं जितेंद्र कुमार फिर से आपके सामने नए वीडियो में आया हूं और आज हम एक नए टॉपिक के साथ में अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा था व्युत्पन्न राशियां और व्युत्पन्न मात्रकों के बारे में, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम अगला टॉपिक देखते हैं। चलिए देखते हैं, आज का टॉपिक है मात्रकों की पद्धतियां। मात्रकों की कौन कौन सी पद्धतियां हैं या कौन कौन सी पद्धतियां उपयोग की जाती थी, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो पहले के समय में जब एक विश्व स्तरीय अंतरराष्ट्रीय स्तरीय पद्धति नहीं थी, उसके पहले अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार की मापन पद्धति का उपयोग करते थे। तो उन्हीं पद्धतियों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा अलग अलग मापन पद्धतियां उपयोग की जाती थी। इस प्रकार से हम देखते हैं कि मापन पद्धतियां भी कुछ प्रकार की थी। तो जो पहली पद्धति है वो है हमारे पास में MKS पद्धति। पहली पद्धति जो है वह है MKS पद्धति। इस पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर होता है और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है और समय का मात्रक सेकंड होता है। एमकेएस पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और समय का मात्रक सेकंड होता है। इसके बाद में जो दूसरे नंबर की पद्धति है वह है हमारी CGS पद्धति। CGS पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम होता है और समय का मात्रक सेकंड होता है। इसी प्रकार जो तीसरे नंबर की पद्धति है FPS पद्धति। FPS पद्धति में लंबाई का मात्रक फुट होता है, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड होता है और समय का मात्रक सेकंड होता है। इस प्रकार हम देखते हैं जो तीन पद्धतियां हैं, ये तीनों सिस्टम पहले के समय में बहुत प्रचलित थे। उसके बाद में क्या किया गया, इन तीनों पद्धतियों को अलग अलग अध्ययन करने के लिए जब यूज करते थे तो इनमें कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ समस्याएं होती थी। जो संख्याएं, जो मान है, उनको एक पद्धति से दूसरे पद्धति में परिवर्तित करना, उसके बाद उसका अध्ययन करना, तो इससे बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती थी। इस कारण 1971 में एक सम्मेलन, वैज्ञानिकों द्वारा एक सम्मेलन बुलाया गया। उस सम्मेलन में इन सभी पद्धतियों में से जो पद्धति सबसे आसान और सबसे सही थी, उपयुक्त थी, उस पद्धति को लेकर एक नई पद्धति बनाई गई। उस पद्धति का नाम है SI पद्धति। SI पद्धति। तो SI पद्धति में मूल रूप से जो हमारी MKS पद्धति है, MKS पद्धति, इसी पद्धति को थोड़ा मॉडिफाई किया गया, उसको परिवर्तित किया गया ताकि उसमें कुछ जोड़ दिया जाए और उसको एक अंतरराष्ट्रीय स्तर की पद्धति बनाया जाए। तो MKS पद्धति में और कुछ मूल राशियों को जोड़कर क्या बनाया गया था, SI पद्धति। SI पद्धति का जो फुल फॉर्म होता है यह होता है सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स, यह इसका फुल फॉर्म है SI पद्धति का। SI का फुल फॉर्म होता है सिस्टम इंटरनेशनल द यूनिट्स। तो इस पद्धति में जो MKS पद्धति के मात्रक हैं मीटर, किलोग्राम और सेकंड, इसमें विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, ताप का मात्रक केल्विन, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला और पदार्थ की मात्रा का मात्रक जो है मोल, इन चारों को मिलाकर एक नई पद्धति बनाया गया। उसी को हमने SI पद्धति नाम दिया और आज के वर्तमान परिदृश्य में पूरे विश्व में यही पद्धति सर्वमान्य है। इसी का बहुतायत में उपयोग किया जाता है, SI पद्धति का। अभी भी हम देखते हैं कि ये जो तीन पद्धतियां हैं, इनमें से कुछ जो पद्धतियां हैं उनका कहीं कहीं पर उपयोग होता है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बता देता हूं। हमने यहाँ पर देखा एक लंबाई का मात्रक आया फुट, लंबाई का मात्रक फुट आया है। तो अभी भी हम कुछ जगह पर इस फुट का प्रयोग करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि शहरों में जो छोटे प्लाट होते हैं, प्लाट मतलब जमीन का एक थोड़ा सा भाग जो कि शहरों में प्लाट के रूप में उपलब्ध होता है, तो जो छोटे प्लाट होते हैं उनको हम वर्ग फुट के माध्यम से मापते हैं। छोटे प्लाट का जो क्षेत्रफल होता है उसको हम कैसा मापते हैं, छोटे प्लाट के क्षेत्रफल को हम वर्ग फुट में मापते हैं, वर्ग फुट। इसके जो इकाई है वो क्या है, मात्रक वर्ग फुट। मतलब क्षेत्रफल का मात्रक तो होता है, सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ पर देखिए लंबाई को भी हम फुट में मापते हैं
और चौड़ाई को भी फुट में मापते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप लोग फुट और फुट दोनों का हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा वर्ग फुट, मतलब फुट का वर्ग या वर्ग फुट इसी को कहते हैं हम। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि आज के परिदृश्य में भी जो पुरानी पद्धतियां उनका उपयोग कहीं कहीं पर होता है, बहुत कम जगह होता है ऐसा। ये एक अपवाद के रूप में होता है। आपने देखा होगा जब छोटे प्लाट खरीदे जाते हैं तो उसको वर्ग फुट के माध्यम से ही बताया जाता है, और जो बड़े बड़े प्लाट होते हैं फिर उनको हम एकड़ के हिसाब से बताते हैं कि यह इतने एकड़ का प्लाट है और ये इतने एकड़ का प्लाट है। तो इस प्रकार से कहीं कहीं पर हमको ये वाली पद्धति भी देखने को मिलती है। तीसरे नंबर की एफपीएस पद्धति, फुट पाउंड द्रव्यमान का मात्रक और सेकंड। इसी प्रकार सीजीएस पद्धति भी अभी वर्तमान परिदृश्य में हम तो कहीं कहीं यूज कर ही लेते हैं। छोटी लंबाई को मापने के लिए हम सेंटीमीटर का उपयोग करते ही हैं। तो ये पद्धति भी कहीं कहीं देखने को मिलती है। और ये वाली पद्धति तो सर्वमान्य है जो कि अभी भी उपयोग की जा रही है। इसी पद्धति को मॉडिफाई करके हमने एसआई पद्धति बनाया है जो कि सभी जगह मान्य है। इस प्रकार से इस मापन की 4 पद्धतियां हैं, इनके बारे में हमने अध्ययन किया। चलिए, इन पद्धतियों में जो मात्रक हैं उनके सामने कुछ पूर्व लग्न लगाए जाते हैं। मात्रकों के सामने कुछ राशियां लिखी जाती हैं जिससे कि जो हमारी संख्यात्मक मान है, मात्रक का संख्यात्मक मान होता है, राशि का जो संख्यात्मक मान होता है उसको हम आसानी से एवं सरल तरीके से बता सके, इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ पूर्व लग्नों का उपयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि हम 20,000 मीटर, यदि हम 20,000 मीटर को आसान शब्दों में, सरल शब्दों में बताना चाहें तो क्या लिखेंगे इसको हम? 20,000 मीटर को हम लिखते हैं, सिंपल से लिखते हैं हम इसको 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर, 20,000 मीटर को हम 20 किलोमीटर। यदि हम 20,000 मीटर ना बोल के इसको 20 किलोमीटर बोलते हैं तो यह भी सही है, क्योंकि यहाँ पर हमने देखिए मात्रक जो है मीटर है, इसमें मात्रक जो है मीटर मात्रक है। इस मात्रक के पहले में एक वर्ड जोड़ा हुआ है, ये उसका संकेत है। हमने जो वर्ड जोड़ा वो क्या है? किलो। किलो एक वर्ड वहां पर हमने शब्द जोड़ा हुआ है, उसका संकेत क्या है? के। तो इसी के को क्या कहते हैं हम? इसी को बोलते हैं हम पूर्व लग्न। पूर्व लग्न, ये जो यहाँ पर हमने एक संकेत जोड़ा हुआ है जिसको हम किलो कहते हैं, यही क्या है? पूर्व लग्न। तो ऐसे सभी मात्रकों में, सभी राशियों में पूर्व लग्न का उपयोग किया जाता है। यदि जो राशियां हैं वो छोटी हैं, उनका मान कम है, तो हम आसानी से बता सकते हैं। पर जब बड़ी बड़ी राशियां आती हैं तो वहां पर उनको बता, ऐसा मतलब सामान्य शब्दों में बोलना बहुत कठिन होता है, हम बोल ना पाएंगे, तो उनको हम इन्हीं पूर्व लग्नों के माध्यम से बताते हैं। तो वही चीज है, जैसे कि हमने देखा यदि कोई राशि बहुत बड़ी है, ये राशि है, ये यहाँ पर कितना लिखा है? ये 10 लाख लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है? 10 लाख। इसको हम 10 लाख कहते हैं, हिंदी में 10 लाख। अब देखिए यहाँ पर यदि इसको मैं सामान्य एवं सरल शब्दों में लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा इसको मैं लिखूंगा 1 मिलियन। इसको क्या लिखूंगा मैं? 1 मिलियन। इसको 10 लाख इस प्रकार ना लिखकर हम क्या लिख सकते हैं? इसको 1 मिलियन लिख सकते हैं। तो ये उसको सामान्य एवं सरल तरीके से बताने का एक तरीका है। इसका भी अर्थ उतना ही है, इसका भी अर्थ उतना ही, मान दोनों का बराबर है। एक सामान्य एवं सरल तरीके से बताने का एक तरीका होता है, तो इसके लिए हम पूर्व लग्न का उपयोग करते हैं। या फिर इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 10 टू द पावर कितने? 1 2 3 4 5 6। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 10 टू द पावर 6, 10 की घात 6 बराबर होता है 1 मिलियन। ये भी लिख सकते हैं हम इसको। तो वही चीज है। तो चलिए आज हम पढ़ लेते हैं पूर्व लग्नों के बारे में।
ये तो मैंने आपको उदाहरण बताया कि पूर्णांक का उपयोग क्यों किया जाता है। इसका उपयोग इसलिए किया जाता है ताकि जो बड़ी बड़ी संख्याएं जिनको हम आसानी से नहीं पढ़ सकते उनको सरल एवं सुगम तरीके से हम आसानी से बता सके, इसीलिए इनका उपयोग करते हैं। तो आज पढ़ लेते हैं हम लोग एसआई मात्रकों के प्रयोग के एसआई मात्रकों में प्रयुक्त पूर्णलग्न, उनका परिमाण मतलब उनका मान कितना होता है और उनके संकेत क्या होते हैं, इसके बारे में आज हम करते हैं। चलिए बड़े पूर्णलग्न। अब जो बड़ी बड़ी राशियां होती हैं उनको दर्शाने के लिए हम बड़े पूर्णलग्न का उपयोग करते हैं, बहुत बड़ी राशियों के बारे में दर्शाने के लिए। तो देखते हैं बड़े पूर्णलग्न क्या है। डेका, डेका का जो परिमाण होता है इसको हम 10 की घात 1 मतलब 10 की घात 1 मतलब 10 के रूप में बताते हैं। और इसका जो संकेत होता है ये होता है DA। डेका का संकेत होता है DA। इसके बाद में हेक्टो, हेक्टो को 10 की घात 2 के रूप में हम बताते हैं। इसका परिमाण जो हेक्टो का 10 की घात 2 और इसको हम संकेत स्मॉल h द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद में आता है किलो, किलो को हम 10 की घात 3 के रूप में बताते हैं और इसका जो संकेत है किलो का के स्मॉल के होता है। इसके बाद में देखिए आप मेगा, मेगा को हम 10 की घात 6 के रूप में दर्शाते हैं और इसका जो संकेत है वे कैपिटल M होता है, बड़ा अक्षर बड़ा M। यहाँ पर देखिए आप लोग जीगा, इसी को गीगा भी बोलते हैं, जीगा या गीगा, ये दोनों एक ही है, गीगा या गीगा। इसका जो परिमाण होता है वह होता है 10 की घात 9 और इसको हम कैपिटल G से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद देखिए टेरा, टेरा को 10 की घात 12 परिमाण से प्रदर्शित करते बताते हैं और इसका जो संकेत है वो होता है 13 का T कैपिटल T। इसके बाद देखिए पेटा, पेटा को 10 की घात 15 मान से बताते हैं हम और इसका जो संकेत होता है पेटा का कैपिटल P। इसके बाद में एक्सा, एक्सा को 10 की घात 18 से बताते हैं और इसका जो मान संकेत है वह होता है एक्सा का E। इसके बाद में जेटा आता है, जेटा को हम परिमाण में 10 की घात 21 द्वारा बताते हैं और इसका जो संकेत होता है जेटा का Z, बड़ा Z होता है। उसके बाद में आता है योटा, योटा को हम 10 की घात 24 परिमाण में बताते हैं और इसका जो संकेत होता है वो होता है कैपिटल Y। तो ये हमने बड़े पूर्णलग्न के बारे में देखा। इसके बाद हम देखते हैं छोटे पूर्णलग्न, तो बहुत छोटी छोटी संख्याओं को बताने के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो डेसी, डेसी में देखिए आप लोग डेसी, इसका परिमाण 10 की घात ऋण 1, 10 की घात ऋण 1 और इसका संकेत होता है D। सेंटी 10 की घात ऋण 2, इसका संकेत होता है C। मिली 10 की घात ऋण 3, 10 की घात ऋण 3 का मतलब क्या है यहाँ पर? 10 की घात ऋण 3 का मतलब है किसी भी संख्या का 1000वां भाग, 1000वां भाग, मतलब इसको हम लिखेंगे ऐसा 1/1000। ये हम 10 की घात ऋण 3 को बताएंगे। वैसे ही 10 की घात ऋण 2, इसका अर्थ क्या है? किसी संख्या का 1/100वां भाग, किसी संख्या का 100वां भाग, मतलब इसको हम लिखेंगे 1/100। ये बताएगा किसको? 10 की घात ऋण 2 को। और 10 की घात ऋण 1 मतलब 1/10 भाग, 1/10। इस प्रकार से इनको हम बताते हैं। माइक्रो में देखिए 10 की घात ऋण 6, 10 की घात ऋण 6 और सॉरी यहाँ पर देखिए मिली, मिली का जो संकेत है ये स्मॉल m है। माइक्रो का मान होता है 10 की घात ऋण 6 और इसका संकेत होता है म्यू, म्यू। माइक्रो का संकेत होता है वो क्या होता है? म्यू। और इसके बाद में आता है नैनो, नैनो को हम परिमाण में 10 की घात ऋण 9 से प्रदर्शित करते हैं और इसका जो संकेत होता है स्मॉल n। पीको को 10 की घात ऋण 12 परिमाण से बताते हैं और इसका संकेत होता है स्मॉल p। इसके बाद में फेमटो, फेमटो को 10 की घात ऋण 15 से बताया जाता है। इसका मान है ये परिमाण और इसका संकेत होता है स्मॉल f। और यहाँ पर देखिए एटो, एटो को 10 की घात ऋण 18 से प्रदर्शित करते हैं, इसका जो संकेत होता है ये होता है a। और जेप्टो को 10 की घात ऋण 21 द्वारा परिमाण निर्धारित होता है इसका और इसको हम स्मॉल z से प्रदर्शित करते हैं और
यो एटो को 10 की घात ऋण 24 परिमाण द्वारा बताया जाता है। इसका जो संकेत है वह है छोटा y, स्मॉल y। यहाँ पर देखिए आप लोग लगभग मिलते जुलते हैं, जैसे कि यहाँ पर डेका का जो छोटा पूर्ण लग्न है, डेका का जो साथी है वो डेसी है, डेका डेसी। देखिए इनमें 10 की घात जो बराबर है, सिर्फ चिन्ह का अंतर है। यहाँ पर जो 10 की घात धन 1 है, यहाँ पे 10 की घात ऋण 1 है ना, चिन्ह का अंतर है, बाकी परिमाण लगभग बराबर है। वैसे ही हेक्टो में, हेक्टो का सेंटी होता है और किलो का मिली होता है, मेगा का माइक्रो, जीगा का नैनो, टेरा का पिको, पेटा का फेम्टो, एक्सा का एटो, जेटा का जेप्टो और योटा का योटो। इस प्रकार से ये रिलेटेड होते हैं। इनकी वैल्यू दी है यहाँ पर, इनके संकेत दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए जो छोटे पूर्ण लग्न है उनके सभी के संकेत छोटे अक्षरों में, सभी स्मॉल लेटर्स में है, परंतु जो बड़े पूर्ण लग्न है इसमें ये 3 जो है ये स्मॉल लेटर में ऊपर के 3 और बाकी सभी जो है ये कैपिटल लेटर में बड़े अक्षरों में नीचे वाले, और ये बाकी सबसे छोटे अक्षरों में। तो ये हो गया पूर्ण लग्न के बारे में, जो कि एसआई पद्धति में बहुतायत में उपयोग किए जाते हैं। पूर्ण लग्न एसआई पद्धति में, जो कि अभी वर्तमान में सर्वमान्य है। चलिए अब देखते हैं इसके बाद में, जब हम मात्रकों को लिखते हैं, मात्रकों का उपयोग करते हैं, तो हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो मात्रकों, एसआई मात्रकों के प्रतीक के संबंध में जो सावधानियां हैं उनके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। नंबर के संकेत के बाद कोई विराम बिंदु या चिन्ह नहीं लगाना चाहिए। संकेत के बाद में हमें किसी प्रकार का भी विराम बिंदु या पॉइंट को यूज नहीं करना है। जैसे मान लो हमने मीटर लिखा, जैसे हमने मानो मीटर लिख दिया, तो ये देखिए मीटर को हम सिंपल एम से दर्शाएंगे, ऐसा लिखेंगे तो सही है। इसके बाद में हमको यहाँ पर ऐसा डॉट नहीं लगाना। ऐसा यदि हम लिखते हैं ऐसा डॉट लगाते हैं तो ये कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए हमको सिंपल एम लिखना है, इसके बाद में किसी प्रकार का विराम बिंदु या पॉइंट नहीं लगाना है। तो ये सावधानी रखना है हमको। चाहे आप कोई सा भी मात्रक लिख रहे हो, कोई से भी मात्रक का संकेत लिख रहे हो, आप उसके आगे उसके बाद में आपको बिंदु नहीं लगाना, पॉइंट नहीं लगाना है। तो ये पहली सावधानी है। दूसरी सावधानी हमारे पास वैज्ञानिकों के नाम वाले मात्रकों की जो स्पेलिंग होती है वो छोटे अक्षरों में लिखना है। वैज्ञानिकों के नाम वाले जो मात्रक हैं, ऐसे कुछ मात्रक हैं जिनको हमने वैज्ञानिकों के नाम पे रख दिया है, तो उनकी जो स्पेलिंग होगी उसको छोटे अक्षरों में लिखना है, स्पेलिंग। जैसे विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। एम्पियर एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पे रखा गया, जिन्होंने धारा के बारे में सबसे पहले अध्ययन किया था। तो एम्पियर के नाम पे ही धारा का मात्रक क्या रख दिया गया है, एम्पियर रख दिया गया। तो जो एम्पियर है उसको हम लिखेंगे स्पेलिंग सहित, तो हमें ऐसा लिखना है। उसको लिखेंगे हम, तो उसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, एम्पियर। इस प्रकार से छोटे अक्षरों में लिखना है इसकी स्पेलिंग को। यदि हम इसको ऐसा लिख देते हैं एम तो ये गलत हो जाएगा और ये सही हो जाएगा। इस प्रकार से वैज्ञानिक का नाम वाली जो स्पेलिंग है उसको हमें हमेशा छोटे अक्षरों में लिखना है, छोटे अक्षरों में लिखना है। इसके बाद हम देखते हैं वैज्ञानिकों के नाम वाले संकेत को बड़े अक्षरों में लिखना है। नाम की स्पेलिंग को छोटे अक्षरों में लिखना है और जो संकेत है उनको बड़े अक्षरों में लिखना है। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन वाला पॉइंट है। तो देखिए यहाँ पर नाम तो वैज्ञानिक का ही है, परंतु उसकी स्पेलिंग को छोटे अक्षरों में लिखना है और उसी का जो संकेत है उसको बड़े अक्षरों में लिखना है। तो ध्यान रखना आप लोग। जैसे विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, तो एम्पियर का जो संकेत है उसको कैसा लिखेंगे हम, बड़े अक्षरों में लिखते हैं ऐसा ए। इसको ए ऐसा नहीं लिखेंगे, ये गलत हो जाएगा एम्पियर का संकेत। ये ध्यान रखेंगे आप। हमने जब मूल राशियां पढ़े थे पिछले वीडियो में, आप जाके देख सकते हैं यदि आपने नहीं पढ़ा है तो। जब हमने मूल राशियां पढ़े थे तो वहां पर भी हमने बताया था कि जो विद्युत धारा है उसका मात्रक जो एम्पियर है उसका संकेत को हम बड़े अक्षर में प्रदर्शित करते हैं। वैसे ही अन्य जो वैज्ञानिकों के नाम है, जैसे ताप का मात्रक केल्विन, तो केल्विन को भी हम बड़े अक्षर के द्वारा बड़ा के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। अगला पॉइंट जो है, प्रतीकों के बहुवचन नहीं लिखते। जो भी प्रतीक है, संकेत जो है, उनके बहुवचन हमें नहीं लिखना है। बहुवचन बोले तो जैसे मीटर, सिंपल हम लंबाई का मात्रक मीटर लिखते हैं, तो ये तो एक
एक वचन में है, सिंगुलर है, इसका प्लूरल नहीं लिखना है, बहुवचन नहीं लिखना है। मतलब इसको हम ऐसा एमएस में लिख सकते हैं, इसका एमएस एस लगा देंगे तो प्लूरल हो जाएगा। तो हमको इसका प्लूरल फॉर्म नहीं लिखना है, बहुवचन नहीं लिखना है, सिंपल हमको यही लिखना है एम, वैसे ही किलोग्राम, वैसे ही सेकेंड, इस प्रकार से। ऐसा नहीं कि ये लगा दिए, गलत हो जाएगा, इसको ऐसा ही लिखना है हमेशा, KGMS, इस प्रकार से, बहुवचन उसका नहीं लिखना है। तो ये ध्यान रखना आप लोग। इसके बाद में देखते हैं हम अगला है, दो या दो से अधिक पूर्ण लग्न एक साथ नहीं लिखते। दो या दो से अधिक पूर्ण लग्नों को एक साथ नहीं लिखते। मतलब यदि हमें 10 to the power 12 इस परिमाण को संकेत के रूप में लिखना है, तो हम क्या करेंगे, इसको इस प्रकार से नहीं लिख सकते, म्यू म्यू एम, इस प्रकार से दो पूर्ण लग्नों को एक साथ नहीं लिख सकते। यहां पर देखिए म्यू का कितना होता है 10 to the power -6, फिर म्यू का कितना होता है 10 to the power -6, और ये जाएगा एम। जब इसको हम हल करेंगे तो दोनों का जो आधार है वो एक सा है, इसलिए इनकी घात जुड़ जाती है। आधार एक सा होता है तो घातें जुड़ जाती है। तो ऋण 6 और ऋण 6 को जब जोड़ेंगे हम तो कितना हो जाएगा, ऋण 12। कितना हो जाएगा ये, ऋण 12 में एम, ऋण 12 एम। परंतु ऐसा नहीं कर सकते, गलत है, इसको हम ऐसा नहीं लिख सकते। यदि हमको 10, सॉरी यहाँ पर ऋण 12 आएगा, यदि हमको 10 की घात ऋण 12 लिखना है तो इसके लिए जो दिया हुआ है हम लिखते हैं इसको सीधे सीधे पीको, पी, और मीटर में है तो एम, सीधे पीएम लिख दो। 10 की घात ऋण 12 मतलब पीको, इसके पहले हमने पढ़ा हुआ है, अभी बताया था हमने पीछे। तो 10 की घात ऋण 12 मतलब पीको होता है, तो पीको को डायरेक्ट आप पी लिख दीजिए और उसके साथ में जो मात्रक है उसका उपयोग कर लीजिए। यहाँ पर मीटर के लिए एम आता है, यदि मान लो आपका मात्रक जो सेकंड रहता तो ऐसा जाता, सेकंड रहता तो ऐसा जाता, और कोई मात्रक होता एम्पियर होता तो ए आ जाता। इस प्रकार से अलग अलग मात्रकों के साथ में ये ऐसा लिखा जाता, तो ये सही है। इसको यदि हम ऐसा लिखते हैं तो सही है, और ये वाला जो है ये गलत है। तो ध्यान रखिए, दो या दो से अधिक पूर्ण लग्न को एक साथ नहीं लिखना है। हाँ दोस्तों, थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, तो ये था हमारा, क्या बोले हमने, SI मात्रक में प्रतीक संबंध, प्रतीकों के संबंध में सावधानियां। तो इनको आप ध्यान रखिएगा, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।